नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको वो तमाम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। बिग न्यूज बिग शो में हमारी पहली खबर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव से जुड़ी। इसके पहले एडिशन की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, किसी भी देश के निर्माण के लिए वहां के नागरिकों का विकास बेहद जरूरी है और इसके लिए हर क्षेत्र में बेहतर लीडर्स की जरूरत रहती है। पीएम मोदी ने सोल की स्थापना को विकसित भारत के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए मार्ग पर हम सभी को चलने की जरूरत है। इस दौरान विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा है, इसे हम आपके सामने रखेंगे अपनी रिपोर्ट में। इसके बाद दूसरी खबर दिल्ली से, जहां रेखा युग की नई शुरुआत बेहद धमाकेदार रही है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद दिल्ली की नई सीएम ने एक के बाद एक 3 बड़े फैसले लिए। जाहिर है इससे पता चल गया होगा कि दिल्ली सरकार के सभी 6 मंत्रियों ने अपने विभागों का कार्यभार संभालने के साथ साथ एक नई पारी की शुरुआत कर दी है। हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि दिल्ली में किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया और आम आदमी पार्टी के लिए आगे की राह कितनी आसान या मुश्किल। इसके बाद हमारी चौथी खबर उत्तर प्रदेश से रहने वाली है, जहां बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पिछले 8 सालों में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता हासिल हुई है। हमारी पांचवी खबर यमुना को लेकर रहेगी। हिमाचल के धर्मशाला पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया है कि दिल्ली में यमुना की सफाई सरकार की प्राथमिकता है। वहीं पंजाब को पानी दिए जाने पर सीएम सैनी ने कहा कि पहले पंजाब को हरियाणा के हिस्से का पानी मिलना जरूरी है। तो ये तमाम खबरें आपकी नजर अगले आधे घंटे में। दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की। इस दौरान भूटान के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। सोल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी देश के बेहतर निर्माण के लिए वहां के नागरिकों का विकसित होना बेहद जरूरी है। दिल्ली के भारत मंडपम से आई ये तस्वीर सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव की है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान भूटान के पीएम विशेष रूप से मौजूद रहे। सोल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी देश का निर्माण तभी संभव है जब वहां के व्यक्ति का विकास होगा। कोई भी देश जब तरक्की करता है तो नेचुरल रिसोर्सेज की अपनी भूमिका होती ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। सिर्फ संसाधन ही नहीं, सबसे बड़ा सामर्थ्य होता है ह्यूमन रिसोर्स में, मानवीय सामर्थ्य में, जनशक्ति में, और जिसको आज की भाषा में लीडरशिप कहा जाता है। 21st सेंचुरी में तो ऐसे रिसोर्स की जरूरत है जो इनोवेशन को लीड कर सके, जो स्किल को चैनलाइज कर सके। आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में स्किल का कितना बड़ा महत्व है। इसलिए जो लीडरशिप डेवलपमेंट का क्षेत्र है उसे भी नई स्किल्स चाहिए। हमें बहुत साइंटिफिक तरीके से लीडरशिप डेवलपमेंट के इस काम को तेज गति से आगे बढ़ाना है। इस दिशा में सोल की, आपके संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है।
मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आपने इसके लिए काम भी शुरू कर दिया है। विधिवत भले आज आपका ये पहला कार्यक्रम दिखता हो, मुझे बताया गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और अन्य अधिकारियों के लिए वर्कशॉप हुई है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ऑफिस के स्टाफ में लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए चिंतन शिविर लगाया गया है। और मैं कह सकता हूं ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो सोल को दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडरशिप डेवलपमेंट संस्थान बनते देखना है। इस दौरान पीएम मोदी ने विकसित भारत के संकल्प पर भी अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि आज हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए काम कर रहा है। 140 करोड़ की आबादी वाले भारत को हर सेक्टर में बेहतर नेतृत्व की आवश्यकता है। आने वाले समय में जब हम डिप्लोमेसी से टेक इनोवेशन तक एक नई लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे, तो इन सारे सेक्टर्स में भारत का इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट दोनों कई गुना बढ़ेंगे। यानी एक तरह से भारत का पूरा विजन, पूरा फ्यूचर एक स्ट्रांग लीडरशिप जनरेशन पर निर्भर होगा। इसलिए हमें ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ आगे बढ़ना है। हमारे गवर्नेंस को, हमारी पॉलिसी मेकिंग को हमने वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। ये तभी हो पाएगा जब हमारे पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एंटरप्रेन्योर्स अपनी पॉलिसीज को ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस के साथ जोड़कर फ्रेम कर पाएंगे। और इसमें सोल जैसे संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होगी। बता दें कि सोल यानी स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप गुजरात का इंस्टीट्यूशन है, जिसका मकसद भारतीय राजनीति में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, लेकिन अपनी लीडरशिप क्वालिटी, योग्यता और सामाजिक सेवा के जरिए कुछ नया करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। देश के दिल यानी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने कई फैसले लिए जिससे विरोधियों के पसीने छूटने लगे हैं। वहीं रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि पीएम मोदी के विजन को हर हाल में आगे बढ़ाया जाएगा। ये रिपोर्ट जरा देखें। दिल्ली में रेखा राज की शुरुआत के बाद 24 घंटे के अंदर कई ऐसे बड़े फैसले लिए जा चुके हैं जिससे विरोधियों के पसीने छूटने लगे हैं। 20 तारीख को शपथ ग्रहण के बाद रेखा गुप्ता यमुना घाट पहुंची। यहां यमुना आरती में शामिल होकर दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में यमुना की तस्वीर बदलने वाली है। इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने और विधानसभा के पहले सत्र में कैग की रिपोर्ट पेश करने का फैसला लिया गया। मैंने सभी पत्रकार बंधुओं को बताया था, हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है। और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। एक तरफ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली में विकास की रेखा खींच रही हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
आम आदमी पार्टी के एक आरोप का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने 11 साल तक दिल्ली को लूटा है। आज वो एक दिन की सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी। दिल्ली की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने सोशल मीडिया पर मुलाकात से जुड़ी तस्वीरें शेयर की हैं। इससे पहले रेखा गुप्ता को उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता देखा गया था। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी किया है। पूर्व सीएम आतिशी और उनके मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ की सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा आतिशी सरकार ने जिन अधिकारियों कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त किया था, उन्हें तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां नई सरकार के गठन के बाद टीम रेखा के स्पेशल 6 मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभाल ली है। हमारी इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली में किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला और पीएम नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर इन मंत्रियों का क्या कुछ कहना रहा। दिल्ली में विकास की रेखा खींचने को आतुर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के स्पेशल 6 मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभाल ली है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि विभागों के बंटवारे में किसके हिस्से क्या मिला है। सीएम रेखा गुप्ता के पास वित्त मंत्रालय के अलावा 8 और मंत्रालय हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराने वाले प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, विधायी मामले, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जल, गुरुद्वारा चुनाव की जिम्मेदारी मिली है। आशीष सूद को गृह, ऊर्जा, शिक्षा, शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली है। रविंद्र सिंह इंद्राज समाज कल्याण, SC/ST मामले संभालेंगे। पंकज कुमार सिंह को हेल्थ, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी मिली है। मनजिंदर सिंह सिरसा को इंडस्ट्रीज, खाद्य आपूर्ति, जंगल और पर्यावरण की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कपिल मिश्रा को कानून और न्याय के साथ श्रम और रोजगार, विकास, कला और संस्कृति विभाग सौंपा गया है। पदभार संभालने के बाद टीम रेखा ने एक स्वर में कहा कि पीएम मोदी के विजन को साकार किया जाएगा। देखिए, दिल्ली में जो 10 साल के कुशासन का अंत जनता ने वोट देकर किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को धरातल पर उतारें। और हम सब कृत संकल्प हैं। मोदी जी ने जो संकल्प पत्र दिया है, जो गारंटी दी है, उसको पूरा करने के लिए जान लगा देंगे। ये दिल्ली तो कुशासन को झेल रही थी। दिल्ली में पानी की समस्या है, दिल्ली में सीवर की समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़े के ढेर हैं। इन सब विषयों को लेकर हमें काम करना है। हमारी प्राथमिकता है, हमारी नेता जिस दिशा में देंगे हम उसको पूरा करेंगे। देखिए, मंदिर में 2 किस्म के लोग जाते हैं। एक पूजा करने के लिए जाते हैं, जिनकी परमात्मा में आस्था होती है, और दूसरे वहां से जूते उठाने के लिए जाते हैं। जो जूते उठाने वाला जा रहा होता है वो सोच रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पे जूता उठाने आए हैं। उनका कसूर नहीं है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, विचारों की सोच ही है। हम पूजा करके परमात्मा में आराधना करने वाले लोग हैं, वो जूते उठाने वाले लोग हैं, तो उनको लग रहा है सभी जूते उठाने वाले लोग हैं, तो इसको सोचने दीजिए। अच्छी बात है, उनको लगता है फोटो ऑप है, क्योंकि वो बेचारे ऐसे ही करते थे। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली दिल्ली की भाजपा की रेखा गुप्ता की डबल इंजन की सरकार मिशन मोड पर कार्य कर रही है। 27 साल से जो दिल्ली को पीछे फेंक रखा था, 15 साल कांग्रेस के यानी कापदा के और लगभग 11 साल आपदा के, दिल्ली के विकास को ब्रेक लगा रखी थी। दिल्ली की गाड़ी, विकास की गाड़ी बैक गियर में चल रही थी। अब ये विकास की गाड़ी रुकने वाली नहीं है।
भाजपा दिल्ली के स्वर्गीन विकास के लिए वचनबद्ध है। निश्चित दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी के विजन की यानी विश्व स्तरीय कैपिटल स्टेट बनाना है। भाजपा इसके लिए और लगातार काम करेगी। जी को इसकी चिंता नहीं है कि बहनों महिलाओं के अकाउंट में पैसा पहुंचे, क्योंकि अगर चिंता होती तो पंजाब में 3 साल आज तक इंतजार नहीं करना पड़ता। चिंता होती तो लोकसभा चुनाव दिल्ली में भी कहा था भिजवा देते। उनको चिंता मुझे लग रहा है उनके अकाउंट में 2500 रुपये आने चाहिए, उसकी चिंता अपने को लगी हुई है, क्योंकि उनको पैसे से बहुत प्यार है। इतने भ्रष्टाचार उनके शासन में किए गए हैं, लेकिन मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से सरकार चल रही है। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जल्दी ही बहनों के अकाउंट में सम्मान निधि पहुंचेगी। ये हमारा संकल्प है और संकल्प को पूरा करना, मोदी जी का संकल्प भी पूरा करना गारंटी होती है। दिल्ली की नई सरकार में रोहिणी से चौथी बार जीते बीजेपी के सीनियर नेता विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा का स्पीकर और मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। नई सरकार, नई उमंग, नया उत्साह, नया जोश और उत्साह और जोश के साथ दिल्ली के लोगों के उत्साह के साथ कदम से कदम मिलाकर चीजें आगे बढ़ रही हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी के साथ एक मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है और आगे की कार्रवाई जो है कैसे चलेगी। तारीख को शपथ ग्रहण के महज 4.5 घंटे बाद सभी मंत्रियों को विभाग सौंप दिए गए थे और अब इंतजार उस समय का है जब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री और उनकी टीम विकास की नई रेखा खींचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दिल्ली के बाद रुख करेंगे यूपी का। यूपी की योगी सरकार ने हर वर्ग को खुश करने वाला बजट पेश किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक पेंशन, गरीब, युवा, किसान, धार्मिक पर्यटन और महिलाओं के उत्थान पर जोर दिया गया। वहीं विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने दावा किया कि हमारी सरकार का लक्ष्य $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को आगे रखना है। रिपोर्ट देखें। योगी सरकार ने विधानसभा में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऐतिहासिक बजट पेश किया, जो राज्य के विकास के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये बजट उस समय पेश हुआ जब प्रदेश में कोई चुनाव नहीं होने वाला है। सीएम योगी का ये बजट अब तक सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक, पेंशन, गरीब, युवा, किसान, धार्मिक पर्यटन और महिलाओं के उत्थान पर खास फोकस किया गया है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में इस देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की है और पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है। बजट पेश होने के बाद सत्र के अगले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सवाल उठाए, लेकिन सत्ता पक्ष ने सटीक जवाब देकर उन्हें चुप कर दिया। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है और राज्य जल्द ही देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को रखा है और भारत 3 नहीं बल्कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है, लेकिन
भारत आज दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा, जब हमारी सरकार आई थी तब यूपी की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ रुपए थी और अब ये 27.5 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यह उपलब्धि कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में भी संभव हुई। इसी का परिणाम है कि जब हमारी सरकार आई थी 12 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी, इस वित्तीय वर्ष के अंत में वह 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी। और यह उन स्थितियों में जब हो रहा है जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से इस देश दुनिया की वैश्विक महामारी कोरोना के बाद उस दौर से गुजरी थी। मेरा यह मानना है कि जो ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, आज वह देश की सर्वाधिक अच्छी ग्रोथ रेट है। बजट में धर्म और धार्मिक स्थलों का भी विशेष ध्यान रखा गया है, जो सनातन धर्म को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी। आस्था को सम्मान देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किए हैं और महाकुंभ की सफलता आप सबके सामने है। आपने आज कैट की रिपोर्ट को भी देखा होगा कि महाकुंभ के कारण इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की संभावना अभी से बताई गई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस आयोजन को आगे बढ़ाने के साथ साथ अयोध्या क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस बजट में सनातन धर्म को बढ़ावा देने योगी सरकार ने क्या क्या प्रावधान किया है। सनातन पर सरकार का पूरा फोकस। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए। मिर्जापुर की त्रिकोणीय क्षेत्र में परिक्रमा पथ और विकास के लिए 200 करोड़। नैमिषारण्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा। वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के 100 करोड़। दूसरे मंदिरों के लिए भी 30 करोड़ रुपए का बजट। चित्रकूट में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा। विदुरकुटी, बिजनौर और महाभारत सर्किट में आने वाले धार्मिक पर्यटक क्षेत्रों का विकास होगा। योगी सरकार का ये बजट विकास, धर्म और जन कल्याण का संतुलित मिश्रण है। सरकार ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। विपक्ष के आरोपों को सटीक तथ्यों से खारिज करते हुए योगी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई पर छिड़ा सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल के धर्मशाला पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार यमुना की सफाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं एक सवाल के जवाब में सीएम सैनी ने यह भी कहा कि पंजाब को हमारे हिस्से का पानी देना चाहिए। दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई बड़ा मुद्दा था। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने यमुना के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और राजनीतिक जानकारों की माने तो काफी हद तक आम आदमी पार्टी की हार की वजह भी यही रही। लेकिन अब जबकि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी कमल खिलाने में सफल रही है, बावजूद इसके यमुना का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। हिमाचल के धर्मशाला पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली में यमुना की सफाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा।
और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए नायब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार पंजाब को यमुना का पानी देने को तैयार है, लेकिन पहले पंजाब को हमारे हिस्से का पानी देना होगा। यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ करेंगे, परंतु साफ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिमाचल के धर्मशाला में बीजेपी के दिवंगत नेता किशन कपूर के घर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। नायब सिंह सैनी यहां करीब आधे घंटे तक रुके और दिवंगत नेता किशन कपूर के परिजनों के साथ दुख साझा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।